हेलो, ग्लोबल एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम ग्रुप डी के 2022 के सभी पेपर्स को सोल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने दो क्लासें ली हैं जिसमें हमने 17 अक्टूबर 2022 को शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 में आए क्वेश्चंस को सोल्व किया है और अब हम स्टार्ट करेंगे 2022 17 अगस्त शिफ्ट नंबर 3 शाम की शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस, कंप्लीट मैथ के क्वेश्चन। और इस सीरीज में हम पूरे 99 पेपर्स का सॉल्यूशन करेंगे जो 2022 में हुए थे। ठीक है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है सभी 99 पेपर्स का कंसेप्ट तथा ट्रिक से हल हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन सुबह की पारी में भी आया है 17 अगस्त को, मतलब इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन यही दोपहर की पारी में आ गया और यही शाम की पारी में आ गया। तो आप समझ लीजिए द्विघात समीकरण कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन के आपके सामने आ रहा है। कल भी बताया था मैंने, पिछली क्लास में बताया, द्विघात समीकरण होता है हमेशा जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 यदि कहीं पे लिखा आता है, ये एक द्विघात समीकरण होता है। तो कभी भी आपसे यदि मूलों का योग पूछे तो योग होता है माइनस का b बटा ए, और मूलों का गुणनफल पूछे तो होता है c बटा ए। मूलों का योग कभी भी पूछे माइनस b बटा ए और मूलों का गुणनफल पूछे तो c बटा ए इसका जवाब होता है। अब जैसे यहाँ पे इसने आप समीकरण यदि मैं लिखूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0, तो ये a का काम करेगा, ये b का और ये c का काम करेगा। इसने पूछा हमें मूलों का योग बताइए तो माइनस b बटा ए, तो माइनस b की जगह 7 आएगा, a की जगह 4, आंसर आ गया माइनस 7 बटा 4। यदि गुणनफल पूछता तो आंसर आता c बटा ए, c की जगह माइनस 21 होता और बटा में 4, तो गुणनफल पूछता तो आंसर होता ए ऑप्शन माइनस 21 बटा 4, लेकिन योगफल पूछा है तो आंसर होगा कितना, माइनस का 7 बटा 4 इसका आंसर होगा। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट 16 के ऊपर बार है प्लस पॉइंट 15 के ऊपर बार है और माइनस पॉइंट 13 के ऊपर बार है का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पॉइंट 16 का बार प्लस पॉइंट 15 का बार माइनस पॉइंट 13 का बार। कभी भी बार को हल करते हैं तो देखो, कल मैंने पिछली क्लास में समझाया था, पॉइंट के बाद सभी संख्याओं पर बार हो तो बार उठाकर जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लगा दो। 16 बटा 99 प्लस 15 बटा 99 माइनस 13 बटा 99 इसका आंसर हो जाएगा। इनका एलसीएम में 99 यदि मैं फाइल करूंगा यहाँ पे तो ऊपर आएगा 16 प्लस 15 माइनस 13। 16 15 होता है 31, 31 में से जब मैं 13 कम करता हूं तो आता है 19 बटा 99। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा जो कि ऑप्शन में सॉरी 16 5 31, 31 में से 18 यदि हम कम करते हैं, 31 में से 13 हम कम करते हैं तो 18 बटा 99 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। 31 में से 13 कम करेंगे तो 18 बटा 99 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब ये क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम जब इस क्वेश्चन को अभी टाइप हुआ है तो इसमें छोटी सी मिस्टेक हुई है, मैं समझाता हूँ। चलो, इसलिए मैंने इस मिस्टेक को सही इसलिए नहीं किया कि इसके भरोसे मैं आपको दो क्वेश्चन बता दूंगा। अब ये तो जब है जब पॉइंट के बाद सभी संख्याओं पर ऊपर बार होता है। ये असली क्वेश्चन ये आया था आपके एग्जाम में, 0.16 के ऊपर बार था केवल, 0.15 के ऊपर बार था, माइनस 0.13 के ऊपर बार था। अब इससे देखो आपको दो चीजें सीख गए, मैं अकेला यही क्वेश्चन बताता, अब मैं दो बता दूंगा। यदि पॉइंट के बाद सभी संख्याओं पर बार हो तो जितने बार उतने 9 लगाते हैं, और ये कंसेप्ट मैंने कल बताया था, पॉइंट के बाद सभी पर बार नहीं हो तो पहले पूरी संख्या लिखो, माइनस जिस पे बार नहीं है वो लिखो, बटा जितने अंक पे बार है उतने तो 9 लगाओ, जितने पर बार नहीं उतने 0 लगाओ। वापस देखो, पूरी संख्या लिखो, माइनस बार एक पर नहीं है, बटा यहाँ पे एक अंक पे बार है तो एक नो, और एक पे बार नहीं है तो 0 लगा दो। यदि दो अंकों पे बार होता तो 2 बार 9 लिखता, 3 पे बार होता तो 3 बार 9 लिखता, जितने अंकों पे बार नहीं उतने 0 लगाने हैं। सेम इसका हो जाएगा 13 माइनस 1 बटा में 90।
बस आंसर आ गया। 16 में से 1 जाता है तो भाई 15/90 आता है, 15 में से 1 जाता है तो 14/90 आता है भाई, और ये आता है 12/90। 90 यहाँ पे आ गया एलसीएम, और ऊपर में यदि इसको करेंगे अपन, सॉरी ये प्लस लगा रहा हूँ मैं, बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ थोड़ी बहुत है ना यहाँ पे, उसको हटाएंगे, बड़ा डस्टर आ रहा है इसमें आज। चलिए, माइनस ये था 13 माइनस 1/90, तो माइनस में आएगा 12/90। 90 एलसीएम लेंगे तो ऊपर 15 प्लस 14 माइनस 12, 15 14 29 में से 12 गया तो 17/90। अब देखो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा आराम से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये आपका असली क्वेश्चन था जो पेपर में आया था आपका, है ना। लेकिन देखो मेरी क्लास का टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि पेपर के क्वेश्चन ही करवाया जाए, पेपर में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी कंसेप्ट बनते हैं तो वो भी मैं साथ में लेके चलूंगा, ताकि आपकी एक एक चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन से हम यदि दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड ऐसा बनता है तो उसको भी क्लियर करेंगे, तीसरा बनता है उसको भी क्लियर करेंगे, बात है आपका एग्जाम पास करवाना इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखो ये क्वेश्चन सुबह वाली पारी में आया था, शाम वाली में फिर आ गया। 6 साल पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितने गुनी थी? 6 गुनी। देखो इसने बोला है पिता की आयु पुत्री की आयु की कितने गुनी है? 6 गुनी है, मतलब इनका रेशो 6:1 का है। लेकिन एक अब की बात कर रहा है आज से 6 साल पहले। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। आज से 3 वर्ष बाद उस पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, तो रेशो कितने का हो जाएगा इसमें? 3:1 का रेशो हो जाएगा 3 साल बाद। कभी भी मैंने आपको बताया, कभी भी आपको दो व्यक्तियों के बीच का अनुपात आ जाए, दो व्यक्तियों के बीच किन्हीं भी 2 वर्षों का अनुपात दे दे आयुओं का, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, 3 एकम 3, 6 एकम 6। अब मुझे बताओ ऊपर कितने का फर्क है? 2 का। नीचे कितने का फर्क है? 3 का। ये फर्क लिखते हैं, ऊपर का फर्क, नीचे का फर्क, इस लाइन के ऊपर नीचे का गुणा इसने जिन 2 सालों की बात की उनमें कितने का फर्क है। तो देखिए एक आज से 6 साल पहले की बात कर रहा है, एक आज से 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो आज से 6 साल पहले और आज के 3 साल बाद के वर्षों में 9 साल का फर्क हो जाएगा। तो ये फर्क जो भी होगा इसको यहाँ गुणा करेंगे, 3 से 9 3 बार गया, 2 तिया 6, जो भी आएगा ना ये इसको ऊपर वाले से गुणा करना है हमेशा। तो 6 गुणा 6 36 और 6 एकम 6। तो अब यह मुझे क्या पता लग गया है, यहाँ मुझे पिता की आयु पता लगी 36 है, पुत्री की आयु 6 है, लेकिन तब की आज से 6 साल पहले की। प्रश्न कह रहा है पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मुझे बताओ 6 साल पहले यदि पुत्री 6 की है तो आज पुत्री 6 प्लस 6 कितने की हो गई? 12 साल की होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो चुका है ना। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाजित है। ये कह रहा है 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। पहली बात तो 2 अंकों वाली संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं? 10 से 99 तक होती हैं 2 अंकों की टोटल संख्याएं। क्लियर? अब ये कह रहा है ऐसी इनमें से कितनी संख्या है जिनमें 2 का 4 का दोनों का भाग जाता है। तो पहले तो आप एक चीज समझो, 2 और 4 दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज आप समझ लो, जिस संख्या में 4 का भाग चला गया ना उसमें 2 का भाग तो 100% ही जाएगा। आप कोई सिर्फ संख्या देख लो, 4 का भाग जा रहा है तो 2 का तो जाएगा ही। तो आप केवल ये चेक कर लो 4 का भाग कितनों में जा रहा है, 2 का भी जाएगा। अब 4 का भाग कितनों में जा रहा है मैं आपको तरीका बताता हूँ। 100 तक देख लो, 100 तक 4 का भाग जाता है 25 संख्याओं में। 25 चक्कू 100 होता है ना, 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार जाएगा, तो 100 तक 25 संख्याओं में जाता है। अब 100 तक में से कौन कौन सी मेरे को हटानी है? एक तो 100 हटाना है क्योंकि 3 अंकों का है, और एक अंक वाली संख्या हटा लो, एक तो 4 में 4 का भाग जाता है, एक 8 में जाता है। ये 3 अंकों को हटा दो क्योंकि ये 1 अंक है, ये 3 अंक है, तो बाकी सब बीच के नंबर है। 4 8 और 100 के बीच के जो नंबर है वो सब तो 2 अंकों के है ना। 4 8 के बाद कौन आएगा? 12 16, सब 2 अंकों के तो नंबर है, और लास्ट में 96 पे जाकर गाड़ी रुकेगी। 100 हमने हटा दिया, तो 25 में से 3 संख्याएं हटा दोगे तो कितनी संख्याएं होगी टोटल? ऐसी 22 संख्याएं होगी जिसमें 2 और 4 दोनों का भाग जाता है। अच्छा, 2 और 4 दोनों का मैंने मतलब समझा दिया ना, क्योंकि जिसमें 4 का भाग जाता है ऑटोमेटिक उसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। देखिए एक बार आराम से आप लोग इसको, चलिए पांचवा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 5x² + bx + 4 के मूलों का योग 9 है। अब देखो एक ही तरीके का क्वेश्चन वापस आ गया इस पेपर के अंदर,
एक पेपर में द्विघात समीकरण के दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही फॉर्मूले से, मूलों के योग से। क्या होता है मूलों के योग का फॉर्मूला भैया? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और इसके मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है बताओ मुझे? माइनस का b बटा a। द्विघात समीकरण इसने क्या दी है इस बार? द्विघात समीकरण इसने दी है 5x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब ये कह रहा है इसके मूलों का योग किसके बराबर है? 9 के, मतलब इसको 9 के बराबर करना है। तो b का मान बताओ। चलो, माइनस b की जगह b है, बटा में a की जगह क्या है? 5, और बराबर है 9 के। माइनस b यहाँ रहने दो, और बराबर 9 पंजो 45। अब मुझे बताओ माइनस b बराबर 45, तो b का मान कितना हो जाएगा? माइनस 45। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट अपना आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 2 होने पर 5 प्लस एक्स, 2x प्लस 7, 6x प्लस 9 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट इससे पिछली पारी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा संख्याएं बदल दी। x का मान चलो 2 रखेंगे तो 5 प्लस 2 कितना होता है? 7। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 11। यहाँ 2 रखेंगे 6 दूनी 12 और 9 21। और ये y, ये समानुपात में, कभी भी चार संख्या समानुपात में होती है तो दूर का दूर से गुणा और पास का पास से गुणा हमेशा बराबर होता है। तो 7 गुणा y बराबर 11 गुणा 21, ये बराबर होगा 7 से 21 जाएगा 3 बार, और y का मान आ जाएगा 11 तिया 33। तो y का मान आपका क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? 11 तिया 33 आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 33 पे हम टिक लगाते हैं, ये 33 पे लगता है टिक, और ये 100% सही जवाब है, बिल्कुल 33 आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट देखिए, एक साड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में पेंट कर सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तथा काम पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता हो रही है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए को सहायता प्रदान की जाती है, तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? देखो, इसने बोला है ए एक काम 11 दिन में करता है, जबकि बी वही काम 20 दिन में कर रहा है, जबकि सी वही काम 55 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इसमें पूरा काम कितना माना जाएगा? एलसीएम लेंगे 11 20 55 का, तो 220 आ जाता है। एक दिन का यदि मैं काम निकालता हूँ, 11 का भाग जाएगा 20 बार, 20 का भाग जाएगा 11 बार, 55 का जाएगा 4 बार, और ऐसी लिस्ट बनने के बाद इससे कोई मतलब नहीं है। अभी प्रश्न कह रहा है यदि काम पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन ए बी की सहायता करता है। विषम संख्या का मतलब है पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, तो ए बी की सहायता कर रहा है। और सम संख्या का मतलब है दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन ए सी की सहायता कर रहा है। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा? मतलब सबसे पहले दिन ए के साथ बी आएगा, अगले दिन ए के साथ सी आएगा, फिर ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा, फिर ए के साथ बी आएगा, ए के साथ सी आएगा। देखो, विषम वाला दिन पहला, तीसरा, पांचवा दिन ए के साथ बी है। सम संख्या वाला दिन मतलब दूसरा, चौथा और छठा दिन ए के साथ सी है। अब ये काम कितने दिन में? मतलब देखो, ए के साथ जिस दिन बी आएगा तो 20 और 11 31 काम उस दिन होंगे, और जिस दिन ए के साथ सी आएगा तो 20 और 4 25 काम होंगे। फिर अगले दिन फिर 31 काम होंगे, फिर अगले दिन फिर 25 काम होंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे 31 और 25 आप देखोगे तो यहाँ पे कितना होता है? सॉरी, 24 और 4 24 काम होंगे, है ना? देखिए, जिस दिन ए के साथ बी आएगा 31 और ए के साथ सी आएगा तो 20 और 4 24 काम होंगे, ठीक है। फिर अगले दिन 31 होंगे, फिर 24 काम होंगे, है ना? तो देखो हर 2 दिन में कितने काम होंगे? 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो 55 काम होंगे हर 2 दिन में। इस तरह किया करो, हर 2 दिन में 55 काम हो जाएंगे, 55 55। प्रश्न कह रहा है 220 काम कितने दिन में होंगे, तो आप थोड़ा सोच के देखो, 220 काम 55 का 4 गुना काम होता है, तो ये काम 2 दिन में हो रहा है, तो 4 गुना काम, 2 का 4 गुना कितने दिन में होगा? 8 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है ना। कई बार क्या फोक्स है, आप
वो वहां से दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टूडियो में लाइटिंग बहुत ज्यादा होती है तो कई बार फोकस की वजह से संख्या दिखती नहीं है। अब मैं इसको कंटिन्यू 20+5 कर रहा था, जबकि 20+4 था एक्चुअली में। ए के साथ बी आएगा तो 31 काम, और ए के साथ सी आएगा तो 24 काम होगा ना। चलिए, लेकिन बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% खर्च कर दिया। उसने स्कूटर को 2200 रुपए के लाभ पर बेचा है। यदि उसे 20% का लाभ हुआ है तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। देखो बात सुनो, एक स्कूटर खरीदा, माना उसने स्कूटर खरीदा है 100 का, 10% मरम्मत पे लगाया, तो मैं मानता हूं मरम्मत उसकी पड़ गई कितने की, 10 रुपए की मरम्मत हो गई। 10% मरम्मत पे लगाया तो उसकी मरम्मत हो गई कितने की, 10 रुपए की। तो टोटल मिला के उसका स्कूटर कितने का पड़ गया, 110 रुपए का। 2200 के लाभ पे बेचा, इसको एक बार के लिए दूर करते हैं, और उसे 20% का लाभ हुआ है। 110 का स्कूटर था, 20% के प्रॉफिट पे उसने बेचा है। 110 का 20% आप निकालोगे तो 110 का 20% निकलता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूना 22। तो 110 का स्कूटर 20% के लाभ पर बेचा है, तो 110 का 20% होता है 22 रुपए। मतलब उसने 22 रुपए के लाभ पर स्कूटर बेचा है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि लाभ उसको 22 का नहीं हुआ, कितने का हुआ है, 2200 का लाभ हुआ है। तो ये 22 नहीं 2200 है। तो बताओ मरम्मत पर कितना खर्च किया, तो मरम्मत का पैसा कितना है यहाँ पे, तो मरम्मत पर तो उसने 10 रुपए खर्च करे थे ना। तो ये 22 की वैल्यू 2200 है, तो 10 की वैल्यू निकाल दो। अब मुझे बताओ 22 यदि 2200 का तो 100 का हो गया, और 100 का तो 10 कितने का, 1000 का। तो उसने मरम्मत पर 1000 रुपए खर्च करे हैं। ऑप्शन नंबर वापस से बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख लीजिएगा एक बार आराम से। नेक्स्ट देखिए नवा, राम की आयु 55 है, सोम की आयु 25 है। कितने साल पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुना थी। देखो ये बोल रहा है राम की आयु है 55 और सोम की आयु कितनी है, 25 है। कितने साल पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुना थी। मैं मानता हूं, माना ये x वर्ष पहले थी, तो x वर्ष पहले राम की आयु हो जाएगी 55 माइनस एक्स, और सोम की आयु हो जाएगी 25 माइनस एक्स। देखिए राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी होनी चाहिए, ये बराबर इसका 3 गुना। 55 माइनस एक्स को यहीं रहने दो, 25 दिया 75 माइनस का 3x हो गया। माइनस का 3x इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर जाके पॉजिटिव होके 3x बनेगा, और ये माइनस का x इधर ही रहेगा। उधर पहले से ही 75 है, लेकिन ये 55 उधर जाके फिर माइनस का हो जाएगा। 3x में से x गया तो 2x बराबर 75 में से 55 गया तो 20, और 2 से 20 गया 10 बार। मतलब ये काम कब हुआ था, 10 साल पहले। अब देखो इन क्वेश्चनों का आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं आराम से एग्जाम में। ये तो इसका पहला तरीका हो गया। बाई ऑप्शन आप उठाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाई ऑप्शन आप इसको कर सकते हो आप लोग इन क्वेश्चनों को। देखो मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखिए फोन आ जाते हैं बीच में, एक्चुअली में क्या है, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि स्टूडियो में अकेला ही रिकॉर्ड करता रहता हूँ रात के टाइम आराम से मैं, तो कोई फ़ोन आ जाता है तो भी पिकअप करना पड़ता है। कई बार वीडियो को चेक करने भी जाना पड़ता है कि वीडियो की क्वालिटी तो सही आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। तो ऐसे कभी चल जाऊँ मैं बीच बीच में 5-7 सेकंड के लिए, तो उसमें लोड मत लिया करो, आप लोग कंटिन्यू रहा करो, मैं वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, बाई ऑप्शन देखो, राम 55 का है, सोम 25 का है। ऑप्शन सी देखते हैं, 10 साल पहले क्या वास्तव में इसने जो लाइन बोली थी वो प्रूफ हो रही है क्या। तो 10 साल पहले ये 45 का और ये 15 का, और देख लो 10 साल पहले राम की आयु सोम की कितने गुना हो गई, 3 गुना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। सबसे बेस्ट तरीका इन क्वेश्चनों का बाई ऑप्शन ही करो, फालतू के लफड़े में पड़ो ही मत। निम्नांकित ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषयों अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात क्या है। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में लड़कियों का अनुपात क्या है। देखो ये रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, इसमें लड़कियां तो ये पास हुई हैं, लड़के ये पास हुए। कह रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो पास हुई लड़कियों का अनुपात बताओ। तो फिजिक्स में पास होने वाली लड़कियां 135 हैं, केमिस्ट्री में 195 है, और बायोलॉजी में 165 है। इनका अनुपात निकाल दो। 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 दिया 15, 4 बचेगा, 5 9 45,
और 5 दिया 15, एक बचेगा, 5 दिया 15। 3 से फिर काट लो 9 बार, 3 से 13 बार, 3 से 11 बार, आंसर आएगा 9 13 11, आपका क्या हो जाएगा आंसर। सही बताओ ना, ग्रुप डी वाले कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन दे देंगे बिल्कुल, मतलब कोई लेवल ही नहीं है जिस क्वेश्चन का, और कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देंगे तो साला यूपीएससी लेवल का ही होता है, पता नहीं क्या हो जाता है। कई क्वेश्चन तो इतने नकली क्वेश्चन देते हैं, मतलब एक बार तो हम देखते रह जाते हैं जी वास्तव में सही क्वेश्चन है क्या, ये यही दिया है क्या सही में, या और कुछ भी था इसमें। अब इसने इतना सारा डेटा इस क्वेश्चन में देकर ये पूछे इन तीनों का अनुपात बताओ, क्या मतलब था इतनी रामायण फेंकने का। ये इंग्लिश हिंदी लिया ही क्यों होता है इस क्वेश्चन में, जब पूरा क्वेश्चन ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे बेस्ड देना है इसको, पता नहीं। कई बात तो नशे में पेपर बना देते हैं। 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई घनाभ सभी तरफ से पेंट करना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट होता है, क्योंकि चारों तरफ के क्षेत्रफल को ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। तो चारों तरफ का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कभी भी निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 2 गुणा में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अच्छा, यहाँ एल का मान कितना होगा 18.5, या फिर आप इसको 37/2 भी बोल सकते हैं, 37 में 2 का भाग देते 18.5 आता है। अच्छा, बी का मान यहाँ पे 12.5 हो जाएगा, 12.5 को आप 25/2 बोल सकते हैं, फिर इसको ऐसे समझो तो कैसे लिखा है मैंने, 12.5 है, पॉइंट उठा के नीचे 10 लगा दिए, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 5 दूनी 10, बचन 25, 25/2 सेव, आप इसको 185/10 लिखोगे, यही आ जाएगा। और एच का मान इसने साफ ही दे रखा है, कितना है 10 है। ठीक है, अब अपन इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 गुणा में एल बी, एल बी का मतलब इसको इससे गुणा करना है, 37/2 को गुणा करना है 25/2 से, ये हो गया एल बी, प्लस में क्या आएगा, प्लस में बी एच, मतलब 25/2 को गुणा किससे करना है 10 से करना है, ये बी एच हो गया, प्लस एच एल, एच एल मतलब 10 को गुणा करना है 37/2 से, 37/2 को 10 से गुणा करना है, ये काम करना है। 2 की जगह 2 रहने दो, ये देखो अपने पास क्या बच रहा है, इसको गुणा कर लेते हैं, 25/7 बताइए, 25/7 कितना होता है 175, हासिल कितनी लगी 17, 25 दिया 75, 75 में 17 जोड़ेंगे 92 आता है। ठीक है, बटा में क्या चल रहा है 4, प्लस ये हो जाएगा 25 ढाई का 250/2, प्लस ये हो जाएगा 370/2। अब एक काम करते हैं, इस 2 को अंदर गुणा कर देता हूँ मैं, तो जब मैं 2 को अंदर गुणा करूंगा तो 925, 2 से 4 ये 2 बार कटेगा, 925/2 आएगा। यहाँ पे देखो जब मैं 2 को अंदर गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल 250 ही बचेगा, और जब मैं 2 को अंदर गुणा करूंगा 2 से 2 कटेगा, 370 बचेगा। मैंने अंदर 2 से क्या कर दिया, सबको गुणा कर दिया भाई। ठीक है, अब 925 का आधा कर लीजिए, बाकी तो जोड़ना ही तो है सीधा। 925 का आधा कितना होता है, देखो मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, एक तो 250 जोड़ना है, एक 370 जोड़ना है, 925 का आधा हम करेंगे तो 2 चक्को 8, बचा कितना 1, 1 से 12 हो गया, 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजो 10, तो पॉइंट का 5 आ गया, 2 आ गया, 5 और 7 12 और 6 18, हंसी लगी, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। क्वेश्चन का आंसर आ गया 1082.5, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कभी भी आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो फॉर्मूला लगता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा √3/4, और भुजा स्क्वायर यदि मैं करूंगा तो भुजा का मतलब 14 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर करूंगा 14 गुणा 14 करके, 2 दूनी 4, 2 से गया कितनी बार 7 बार, और 2 से गया कितनी बार 7 बार, 7 7 49, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 49√3, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 49√3, है ना। दो संख्याओं का मैसेप है 7 और लैसेप है 434, उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का मैसेप कितना है 7 है, लैसेप है 434, उनमें से एक संख्या यदि 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एक नियम होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं के लैसे और मैसे का गुणा उन संख्याओं के गुणा के क्या होता है बराबर, तो लैसे और मैसे का गुणा जो होगा वो इन संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, तो बराबर होगा 14 गुणा x के।
7 से 14 दो बार जाता है, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 7 14। तो x का मान आ गया 217। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ हो जाता। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, एक दुकानदार पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। 14% की हानि मतलब 86 पर बेच रहा है। हानि 100 में से घट जाती है। यदि वो 100 रुपए और ज्यादा बढ़ाकर बेचता तो 6% का लाभ होता, मतलब मामला 106 पर पहुंच जाता। तो मुझे बताओ 100 रुपए बढ़ाकर बेचने से परसेंटेज कितना बढ़ता, 86 से 106 पहुंच जाता है। इसका मतलब 20% तुम्हारा पैसा बढ़ जाता है। और 20% किसकी वजह से बढ़ रहा है, 100 रुपए ज्यादा बढ़ाने से, मतलब 20% की वैल्यू 100 है। प्रश्न कह रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, क्रय मूल्य का मतलब हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कभी भी एक परसेंटेज की वैल्यू दे, दूसरे की पूछे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसका भाग दे दो। 20 से 100 जाता है 5 बार, 100 को 5 से गुणा करेंगे। बताओ आंसर कितना आएगा, 500 आपका इस क्वेश्चन का क्या बनता है, आंसर बनता है। इट इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आता है, नीचे दी गई आकृति रेखा LM के समांतर है तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसी के अंदर समझा देता हूँ इसमें क्या मामला चलता है। देखो, ये यदि 60 है ना, अच्छा ये x है, पहली बात तो इसने यहाँ पे मेंशन नहीं हो पाया, ये x है ना, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। देखो, दो तरीके कोण होते हैं ना, एक तो ये क्रॉस वाला कोण ये वाला होता है ना, ये होता है एकांतर कोण, ये और ये हमेशा बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं। और एक जेड वाला एंगल देखना एक बार, इसमें ये और ये हमेशा बराबर होता है। और जेड एक ऐसा भी बना देता है जिसमें ये और ये बराबर होते हैं। ये सब एंगल आपस में बराबर होते हैं जो मैंने बनाए है ना। अब देखो, ये जो इसने डायग्राम बनाया है, इसमें एक चीज समझना, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 60 है तो इससे एक चीज समझना, ये 60 है और ये एक लाइन 180 की होती है तो ये 120 हो गया ना। अब ये 120 है तो देखो ये जेड बन गया, देखो ये ऐसा जेड, तो ये 120 है तो ये भी 120। तो y का क्लियर हो गया, y 120 डिग्री का होगा, क्लियर। अब आते हैं इसके ऊपर, ठीक। अब मुझे बताओ, ये पूरा 180 होता है ये लाइन, इसमें से ये यदि 105 है तो ये कितने की बची, 75 की। और ये 75 की बची, नहीं बची क्या, तो यदि ये 75 की बची है तो मुझे बताओ क्या ये वापस जेड नहीं बन गया, कि ये देखो बन गया ना जेड। देखो ध्यान देना, ये भी जेड है और ये भी जेड है, ये बराबर होते हैं और ये बराबर होते हैं, ध्यान समझना। तो ये यदि 75 है तो ये भी 75 हो गया कि नहीं हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री, क्लियर है। प्रश्न कह रहा है हमको 2x प्लस वाई का मान बताओ। तो 2x प्लस वाई का मतलब x का डबल 75 का डबल 150 प्लस y का मतलब 120, और 150 में 120 जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा, 270 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 75,000 रुपए लिए हैं, 75,000 रुपए एक व्यक्ति ने लिए हैं, धनराशि 7.5% की दर से लिए, 6 वर्ष के लिए निवेश किए, 6 वर्ष के बाद उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं, और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर। 7.5 का मतलब होता है, देखिए 7 दूनी 14 और 1 15/2, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये तो आपका आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट। फिर इसको हम 75,000 में जोड़ देंगे मूलधन के अंदर तो मिश्रधन आ जाएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो जाती है, 2 से 6 कितनी बार जाता है भैया, 3 बार जाता है। तो मेरे पास इंटरेस्ट बचेगा 750 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपका इंटरेस्ट बचता है यहाँ पे। चलो एक जीरो लगा देते हैं, 15 5 75, हंसी लगी 7, 15 7 105 और 7 112 मल्टीप्लाई बाई 3 और करेंगे अभी, तो जीरो आएगा, 3 पंजो 15, एक बचेगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 11 तिया 33। ये तो आपका ब्याज ही हो गया। मूलधन आपका 75,000 है, तो मिश्रधन होता है कितना पैसा आपको वापस देना है। तो 75,000 में मैं जोड़ देता हूँ 33,750, तो जोड़ूंगा तो जीरो की जगह जीरो, 5 की जगह 5, 7 की जगह 7, 5 और 3 8, 7 और 3 10, 1,08,750।
ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर देता है। यहाँ पे एक्स और वाई एक काम को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं यदि वो वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, जिसमें एक्स पहले दिन काम करता है, तो दोनों को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? आप देखिए, यही क्वेश्चन इसी पारी में पहले भी आ चुका है। याद करो, वो 15-20 दिन वाला, वो 55 दिन वाला क्वेश्चन, जिसमें विषम दिन पर तो ए बी की सहायता कर रहा है और सम दिन पर सी ए की सहायता कर रहा है। सेम क्वेश्चन है देखो, और उससे भी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक्स और वाई एक काम 8 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक्स 8 दिन में कर सकता है, वाई 12 दिन में कर सकता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे पूरा काम कितना हो जाएगा? 24। और यदि मैं एक दिन का काम निकालूं तो 8 का भाग 24 में 3 बार, 12 का भाग 24 में 2 बार, और इससे कोई मतलब नहीं है। वे वैकल्पिक यानी एक दिन छोड़कर एक दिन यदि काम कर रहे हैं तो एक्स पहले दिन काम कर रहा है। अब मुझे बताओ, एक्स पहले दिन तो दूसरे दिन वाई, फिर एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई। अब देखो, पहले दिन एक्स आएगा 3 काम करेगा, वाई आएगा 2 काम करेगा। एक्स 3 काम करेगा, वाई 2 काम करेगा, एक्स 3 काम, वाई 2 काम। तो आप एक छोटा सा बात यह समझना कि 5 काम होते रहेंगे हर 2 दिन में। देखो इनको किस तरह किया करो, 5 काम होंगे हर 2 दिन में। काम कितने करने हैं? 24। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकू 20। 20 काम तो ऐसे चक्कर में हो जाएंगे, 4 चक्करों में, 4 दूनी 8 दिन के काम हो गए, क्योंकि 5 काम 2 दिन में, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकू 20, 4 चक्कर लगेंगे 2-2 दिन के, तो 8 दिन में तो यही काम कंप्लीट हो गए। अभी कितना काम बच रहा है? 4 काम। अब मुझे बताओ, जब ये 8 दिन में ये काम हो जाएंगे तो अगला नंबर एक्स का ही तो आएगा, 9वां दिन, समझना। अब 9वां दिन एक्स आएगा तो कितने काम निपटा देगा? 3 काम और निपटा देगा। 20 और 3 कितने हो गए? 23 काम। अब नंबर किसका है 10वें दिन? वाई का। अब देखो, 20 और 3 23 काम हो गए, काम कितना बच रहा है? एक। नंबर है वाई का। वाई एक दिन में कितने काम करता है? 2। तो आप एक चीज समझो, वाई पूरे दिन में यदि 2 काम कर सकता है और मुझे एक ही काम करवाना है, तो पूरे दिन क्यों लूंगा उसका मैं? 1/2 दिन में ही हो जाएगा ना, आधे दिन में ही काम हो जाएगा। तो वाई ये 10वां दिन पूरा नहीं लेगा, 1/2 दिन लेगा। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो देखो एक बार यहाँ समझना, तो पूरे काम में देखो 8 दिन तो ये लग गए, 9वां दिन ये था, 9 और आधा दिन ये। आंसर आ गया 9 सही 1/2 दिन। इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसको माना जाएगा। धन्यवाद। एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है और आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 30 है किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बाद के 2 घंटे में कितनी दूरी तय की? देखो कितना इजी प्रश्न है। शुरू के 3 घंटे में 80 चल रहा है, फिर 2 घंटे और चल रहा है, पूरी यात्रा में औसत चाल 30 है। पहली बात तो पूरी यात्रा यदि मैं देखूं तो इसने पूरी यात्रा के बारे में 2 बात बता दी। पूरी यात्रा पहली बात तो 5 घंटे में हो रही है, और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर घंटे। तो पूरी यात्रा की दूरी भी आ सकती है। दूरी बराबर चाल गुना समय, 30 गुना 5, तो मतलब पूरी यात्रा कितनी हो गई? 150 किलोमीटर की। अब इस 150 किलोमीटर में पहले 3 घंटे तो उसने किसमें निकाल दिए? 80 किलोमीटर में। तो पहले 3 घंटे 80 में निकाल दिए। 150 किलोमीटर में पहले 3 घंटे कितने किलोमीटर चला है? वो 80 किलोमीटर चला है। तो बाद के 2 घंटे कितने के बचे उसके? 150 में से 80 कम कर लीजिए, तो बाद के 2 घंटे में कितना चला है? वो 70 किलोमीटर चला है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी सही हो गया। बताओ। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति कोण एबीसी बराबर कोण एबीडी, बीसी बराबर बीडी है, तो कोण सीएबी किसके बराबर होगा? अच्छा, सीएबी और बीच में चिन्ह का देखो मैं आपको समझाता हूँ। 2 चिन्ह होते हैं, एक तो ऐसा चिन्ह होना और एक ऐसा चिन्ह होना। ये जो चिन्ह होता है ना, ये होता है सर्वांग सम का, ठीक है ना? सॉरी, ये चिन्ह होता है समरूप का, और ऐसा चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह हमेशा होता है सर्वांग सम का, कोण क्वाड्रेटिक का, है ना? सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है। सर्वांग सम का मतलब होता है जिसकी एक एक चीज बराबर हो, सर्वांग सम होता है। अब देखो, जब 2 त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे होंगे ना, बिल्कुल डिट्टो एक जैसे, कुछ भी फर्क नहीं है, तो वो 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। अब ये कह रहा है कोण त्रिभुज सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी किसके सर्वांग सम है? अब आप देखो, इसने बोल दिया
कि कोण एबीसी कोण एबीडी बराबर है, कोण एबीसी और कोण एबीडी बराबर मतलब ये कोण बराबर है, ये दोनों कोण देखो, ये कोण और ये कोण बराबर है, और बीसी बराबर बीडी है मतलब ये भुजा भी बराबर है। तो बताओ त्रिभुज सीएबी, अब देखना ये बात समझना, त्रिभुज सीएबी किसके सर्वांग सम है, तो सीएबी ये है ना, तो सीधी बात है ये कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये और ये त्रिभुज भी आपस में क्या है, बराबर है। अब लिखोगे कैसे, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे सी है, क्या वही पोजीशन यहाँ पे डी की नहीं है क्या, तो सी की जगह तो डी लिखना है। जो पोजीशन यहाँ ए की है इस त्रिभुज में, सेम पोजीशन इस त्रिभुज में भी ए की है ना वही, तो यहाँ ए लिखना है। और जो पोजीशन यहाँ बी की है इस त्रिभुज के अंदर सी ए बी में, वही पोजीशन यहाँ पे बी की तो है वापस से, तो ये सर्वांग सम हो जाएगा डी ए बी के। अब देखो एक चीज समझना, अब आप कहोगे कि डी ए बी लिख दो, चाहे त्रिभुज ए डी बी लिख दो, चाहे त्रिभुज डी बी ए लिख दो, इसमें फर्क क्या है। देखो बात समझ कितनी गहरी बात है। देखो डी ए बी भी यही है, ए डी बी भी यही है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, डी बी ए डी बी ए भी यही है, और ए डी बी भी यही है। सब त्रिभुज एक, ये सब एक ही त्रिभुज के नाम है होने को, तो लेकिन आंसर कौन सा सही होगा, पोजीशन पे जाता है आंसर। ये जिस पोजीशन में सी है इस पोजीशन में इसमें डी है, तो पहला आंसर डी आना चाहिए। यहाँ ये सी है तो ये डी आना चाहिए। यहाँ जिस जगह ए है इस त्रिभुज में भी उस जगह ए है, तो ए की जगह ए, जिस जगह यहाँ बी है यहाँ पे भी बी है, तो ये बी आना चाहिए। तो आंसर ये सही होगा, त्रिभुज डी ए बी यहाँ पे सही होगा, डी ए बी सही होगा। बात को समझना, पोजीशन का बड़ा खेल है, कौन से अक्षर की जगह कौन सा अक्षर आना चाहिए। अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुण से 18 साल कम है। यदि अरुण की बहन की आयु 18 है तो अरुण की, देखो अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 18 साल कम, 8 साल कम है, मतलब अरुण की छोटी बहन उससे 8 साल कम है, और उसकी बहन की आयु 18 साल है, तो अरुण कितने का हो गया, उससे 8 साल बड़े का हो गया। तो वो 18 है तो 8 साल बड़ा, 18 8 26 साल आपका क्या हो गया आंसर। अब बताओ ये क्वेश्चन ऐसा है क्या जो आना चाहिए पेपर के अंदर, इंडिया लेवल का जो पेपर होता है उसमें आने लायक क्वेश्चन है। अब बताओ उसकी बहन उससे 8 साल छोटी है जो 18 साल की, तो बताओ भाई कितने का है, तो 8 साल बड़ा हो गया, 18 8 26। बताइए कोई लेवल होना चाहिए क्वेश्चनों का, नहीं कह रहा इतना इजी क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि पूरे क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, टफ होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल इतना भी मत गिराओ कि तुम 3 + 4 = 7 ही पूछ लो, ये क्या क्वेश्चन होता है फिर। 2 to power x 4 to power 12 है, मल्टीप्लाई बाई 8 to power 3 = 16 to power 11, तो इसमें x का मान बताइए, इसमें लिखा नहीं, x का मान बताइए। देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन है 2 की घात x गुणा में 4 की घात 12 गुणा में 8 की घात 3 बराबर है 16 की घात 11, है ना। तो इसमें क्या है, हमको इसमें x का मान बताइए। देखो x का मान जब निकलेगा जब ये सब 2 बन जाएंगे, तो 2 से 2 कटेगा फिर आपस में, तो देखो इसको 2 की घात x रहने दो, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो, इधर 12 चल ही रहा है, इस 8 को 2 की घात 3 लिख लो, इधर 3 चल ही रहा है, और इधर 16 को 2 की घात 4 लिख लो, इधर 11 चल रहा है। 2 की घात x अपनी जगह है, 2 की घात 12 दूना 24 अपनी जगह है, 2 की घात देखो ये गुणा हो जाता है आपस में, 12 दूना 24 3 तिया 9 और बराबर 2 की घात 11 4 44। अब एक नियम ध्यान रखो, यदि कभी भी देखो गुणा में देखो सबका आधार समान ही इधर, आधार ही नीचे वाले बोलते हैं, यदि आधार समान होता है ना तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो ये बनेगा 2 की घात सब घातों जो जोड़ दो, x + 24 + 9, 24 और 9 कितना होता है 33, तो x + 33 और बराबर में चल रहा है 2 की घात 44। अब ये 2 से क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा x + 33 बराबर 44। अब मुझे यहाँ पे x का मान चाहिए, तो 33 उधर जाके माइनस होगा, तो 44 में से 33 गया तो 11 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर अपना पकड़ सकते हैं। चल x बटा वाई बराबर 3/2 है, तो x² + y² और x² - y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, x का मान 3 रख दीजिए, y का मान 2 रख दीजिए। 3 रखूंगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 रखूंगा y का मान 2 का स्क्वायर 4, अपोन में 3 रखूंगा x की जगह 3 का स्क्वायर 9 माइनस y की जगह 2 रखूंगा 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 9 में से 4 गया तो 5, आंसर 13/5। ये लो संभालो। नेक्स्ट देखिए, यदि a
यदि थीटा एक न्यून कोण है और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए, तो हर का मान ज्ञात कीजिए। हर का मतलब यहाँ पे ए है, ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसने बोला है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोस थीटा बटा ए। देखो ये कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका करना है हमें स्क्वायर और बराबर में चल रहा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए। इन दोनों में मैं साइन थीटा यदि मैं कॉमन ले लूं, एलसीएम ले लूं, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और उसका स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में ए बचेगा। थोड़ी कैलकुलेशन देखना इसमें क्या चलती है। अच्छा, इसको यदि मैं और ओपन करता हूं तो ये एक तरीके से 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ही तो है ये ऊपर, सही है। और नीचे यदि मैं इसको हटा दूंगा स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बराबर में आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए। बोलो सही है। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अलग लिख दिया ऊपर, बटा में साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया, बराबर में चल रहा है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा खेल होएगा। ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर 1 माइनस कोस थीटा बटा में क्या चल रहा है 1। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा से 1 कट जाएगा और मेरे पास केवल ये बचेगा, क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, और बटा में देखो ये एक फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का, क्या लगेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एक फॉर्मूला होता है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो इस एक को आप एक का स्क्वायर मान लो, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो एक बार तो हो जाएगा ये 1 प्लस कोस थीटा, और एक बार हो जाएगा ये 1 माइनस कोस थीटा, और बराबर में ऊपर कुछ नहीं बचा, एक बचा, बटा में क्या चल रहा है एक, और ये 1 माइनस कोस थीटा से एक और कट जाएगा, और मेरे पास केवल क्या बच रहा है बताओ मुझे, 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बराबर 1 अपॉन ए। देखो इधर लिख देता हूं मैं, मेरे पास क्या बच रहा है इसमें, मेरे पास इसमें बच रहा है, जगह नहीं है, 1 अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा बराबर 1 अपॉन ए। तो दोनों एक से एक कट गया और ए का मान कितना आ गया 1 प्लस कोस थीटा, तो ए का मान आ गया 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखनी पड़ रही है ना, इसलिए क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है। बाकी क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे क्या है यहाँ पे एक एक स्टेप आपको समझाने के लिए लिखनी पड़ती है, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं जितना भी ये दिखाई दे रहा है, पूरा बोर्ड भर लिया इसने। शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु 7-3 है। 5 वर्ष बाद शांति 40 साल की होगी, तो 5 साल के बाद कीर्ति कितने की होगी। देखो शांति और कीर्ति है, आज ये 7-3 की है, शांति 5 साल बाद 40 के, तो 5 साल बाद भी शांति 40 की है, तो आज शांति 35 की होगी ना। तो मेरी नजर में जो शांति 7 की है, 7 नहीं 35 है, तो 7 नहीं 35 है, तो कीर्ति आज कितने की होगी, 3 की वैल्यू निकाल दो, 7 35 का, तो 1 5 का, तो 3 15 का, तो इसका मतलब कीर्ति आज 15 की है। और कीर्ति आज 15 की है, तो प्रश्न कह रहा है कीर्ति 5 साल के बाद कितने की होगी, इसमें 5 और मिला दूंगा, तो 5 साल के बाद कीर्ति कितने की होगी, 20 साल। आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए 25वां, निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कंपनी बी के लिए 15 से 16 तक उत्पादन में कितने की कमी हुई है। पहली बात तो कंपनी देखो यहाँ पे 15 16 17 18 19 वर्ष तो ये रहे, इसमें देखो गोला वाला ए है, ये बी है, तो ये गोला है ना, ये जो चल रहा है ये है ना गोला जो चल रहा है, ये गोले गोले चल रहे हैं, ये तो ए कंपनी है और ये है बी कंपनी, क्योंकि इसमें देखो स्क्वायर बने हुए, स्क्वायर वाली बी कंपनी है। प्रश्न कह रहा है बी के लिए 15 से 16 में कितने कमी आई है। तो देखो बी ने 15 में तो उत्पादन किया था कितने का, 5 का, और 16 में उत्पादन करिए 4 का, तो कितने की कमी आई है। तो बी का उत्पादन 5 से कहां पहुंच गया, 4 पे, सही है। तो बी का उत्पादन 5 से 4 पे पहुंच गया। मैंने आपको पिछली क्लासों में भी इसमें बताया कमी का परसेंट कैसे निकालते हैं, कितनी कमी, थोड़ी मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सुन के,
कितनी कमी बटा किसमें कमी गुणा 100, ऐसे निकालते हैं कमी का परसेंट। तो 5 से 4 पहुंच गया तो कमी कितने की हो रही है, 1 की, किसमें, 5 में, गुणा 100। 5 से 100 जाता है 20 बार, तो कितने परसेंट की कमी हुई है, ये 20% की कमी हुई है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, 50 मिनट तक 70 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक व्यक्ति 100 मिनट तक चलता है किस चाल से, 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से, और फिर अगले 50 मिनट तक किस चाल से चलता है, वो 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। तो उसकी औसत चाल बताइए। ध्यान रखो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है यदि दो चालें प्रश्न में दी जाए तो 2x अपॉन x प्लस वाई होता है। होने को तो यहाँ भी दो चालें, लेकिन उसकी शर्त होती है कि दोनों चालों द्वारा चलेगी दूरी समान होनी चाहिए। यहाँ पे अभी आप दूरी निकालोगे तो अलग अलग आ जाएगी, अभी देखोगे आप इसको। तो औसत चाल का एक परमानेंट फॉर्मूला होता है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। याद रखना इस फॉर्मूले को, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो यहाँ पे कुल दूरी कैसे निकलेगी, ये पहले हिस्से की मेरे को समय दे दिया, पहले हिस्से की मेरे को चाल दे दिया, तो दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो पहले हिस्से की दूरी निकालूंगा तो चाल गुणा समय, 20 को 100 से गुणा करूंगा तो पहले हिस्से की दूरी आ गई 2000, और दूसरे हिस्से की दूरी आ गई चाल गुणा समय 50 गुणा 70 तो 3500। देखो यदि ये दूरियां बराबर आ जाती ना, तो दो चालों में औसत चाल का फॉर्मूला लगता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं औसत चाल निकालूंगा तो कुल दूरी 2000 और 3500 5500 कुल दूरी होगी, और कुल समय यदि मैं निकालूंगा तो 100 मिनट ये, 50 मिनट ये, 150, तो 5500 में 150 का भाग दो, 0 से 0 गया, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 110 बार, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 110 बटा 3 मीटर प्रति मिनट। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चल नेक्स्ट आता है 27वां। ए बी का मान 2 3 है, ए बी का मान है 2 3 और बी सी का मान 3 4 है, तो ए बी सी का मान बताओ। देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, कभी भी दो राशियों के अंदर कोई भी एक वैल्यू क्या आ जाए, दो अनुपातों के अंदर कोई भी एक वैल्यू कॉमन आ जाए तो दोनों का एक अनुपात कैसे बनाते हैं, ए बी सी लिखो, ए बी की जगह 2 3 लिखो, बी सी की जगह 3 4 लिखो, और हमेशा उल्टा एन का नियम लगा दो इस तरीके से, 2 तिया 6, 3 तिया 9, और 3, देखो इस उल्टे एन में क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करो, फिर इसको इससे करो और इसको इससे करो, 3 चौको 12, आंसर आ गया 6 9 12। अच्छा 6 9 12 3 से कट सकता है, 6 9 12 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, आंसर आ गया 2 3 4। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये तरीका लगाने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसमें आप चीज देखो, इसमें इसने क्या दिया था, ए बी का मान दिया था 2 3 और बी सी का मान कितना दिया है इसने 3 4। यदि आपको दोनों कॉमन वैल्यू की ये वाली वैल्यू भी बराबर आ जाए तो फिर कोई नियम मत लगाओ, ये तो जब लगाओ जब ये दोनों अलग अलग आ जाए। यहाँ दोनों बी हैं और यहाँ भी इनकी यदि वैल्यू बराबर है तो सीधा लिख दो ए बी सी का मान, ए का मान 2, बी का मान कहीं से भी उठा लो 3 और सी का मान 4, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादातर में अलग अलग वैल्यू आती है, तो ये तरीका परफेक्ट हो जाता है। तो ये थे आपके 17 अगस्त 2022 के ग्रुप डी में आए हुए शाम की शिफ्ट में शिफ्ट नंबर 3 के क्वेश्चन। ठीक है, कल वापस मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे 18 अगस्त 2022 शिफ्ट नंबर 1 की। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका सिलेक्शन हो, आप नाम रोशन करें।